हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पॉलिटी पोडो पे। जैसा कि आपको पता होगा हम अपने चैनल पे इस टाइम पे लेक्चर सीरीज भी देख रहे हैं तथा साथ-साथ जो है पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू देख रहे हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप एमसीक्यूज़ वहाँ से जाके देख सकते हैं तथा जो लेक्चर सीरीज है तो आप लेक्चर सीरीज के अंदर अभी और सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। एक हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे मैराथन लिया था 85 मिनट का, उसको आप ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज का एनहांसमेंट होगा। आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञान जो है संविधान के बारे में जान सकेंगे। तो उस वीडियो को बहुत ही सलीके से देखें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान का अर्जन हो सके। तो लेक्चर सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं तथा आज हम देखेंगे लेक्चर सीरीज के अंतर्गत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहते हैं हिंदी में। तो उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम आज सीबीआई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सीबीआई जो है ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया है, जो कि और नोडल पुलिस एजेंसी जो है इंडिया में है वो है, जो कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़। तो जो सीबीआई होती है, जो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, वो एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया की और नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया की, जो कि कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल मेंबर्स को। जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, इंटरपोल जिसको बोलते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स को डील करती है, तो उसकी मेंबर कंट्रीज जो भी हैं उनको ये जो है सपोर्ट करती है और उनके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन मतलब कोऑर्डिनेट करती है। इसका मोटो जो है 3 आई है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। और ये फॉर्म की गई थी 1963 में। बाकी रेज़ोल्यूशन पास किया गया था उस टाइम के तत्कालीन होम मिनिस्टर के द्वारा। तो 1963 के रेज़ोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्टर से जो है ये बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स नियर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली, इंडिया में है। एनुअल बजट इसका 912 करोड़ रुपए के आसपास है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव जो कि इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। वैसे मैक्सिमम इसका फॉर्मेशन पूछा जा सकता है आपसे कि फर्म कब हुई थी, तो 1963 में ये रेज़ोल्यूशन बाय होम मिनिस्टर फॉर्म हुई थी। इसका मोटो पूछा जा सकता है तो ये इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी है। आप इसको 3 आई से याद रखेंगे और इसका एनुअल बजट 912 करोड़ रुपए है। इस टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल हैं यानी कि एजेंसी के या सीबीआई के एग्जीक्यूटिव हैं, वो मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। तो इसका हम सीबीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। जो सीबीआई थी उसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में जो है बनाया, मतलब जो सीबीआई का तत्कालीन फॉर्म है वो नहीं, लेकिन जो पहले सीबीआई स्टार्टिंग में फॉर्म की गई थी, तो उसको जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्राइबरी एंड करप्शन जो हुआ था, वार रिलेटेड प्रोक्योरमेंट में। क्योंकि जब इस उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था हमारे यहाँ पे, तो जो उन्होंने हथियार खरीदे थे, तो हथियार को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा जो है करप्शन और जो है लूट-पाट हुई थी, ब्राइबरी हुई थी और करप्शन किया गया था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो कहीं न कहीं उसका बैकग्राउंड जो सीबीआई का वहाँ से आता है। इसी के चलते इसको रोकने के लिए जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था, जिसको एसपीई बोलते हैं, जो कि 1941 में बना था। और उसके बाद 1941 के बाद ही लेटर डीएसपी जो है इसको 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है फॉर्मली इसको एजेंसी एक बनाया गया सीबीआई को, जो कि एलिगेशंस, करप्शन से रिलेटेड जो एलिगेशन है उनको डील करता है तथा करप्शन से रिलेटेड जो मैटर्स होते थे उनको इन्वेस्टिगेट करता है। हाउएवर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टेल बाय सीवीसी। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसको इवन नोट करके आप लिख लेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, उसको सीबीआई नहीं करती है, उसको सीवीसी करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में आपको, जब हम स्टैट्यूटरी बॉडी अभी डील कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा अगला लेक्चर होगा सीवीसी के बारे में होगा, तो हम सीवीसी के बारे में आपको डिटेल में वहाँ बताएँगे। आप यहाँ ध्यान रखेंगे जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उसमें उसमें जब इन्वेस्टिगेशन करने की बात होगी, तो वो सीवीसी करेगा, सीबीआई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। सीबीआई derives its power from दिल्ली पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो जो सीबीआई पावर ड्राइव करता है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से करता है। वो केवल पावर ड्राइव करता है इस एक्ट से, लेकिन सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। आप इस बात को बहुत गौर से देखेंगे। इवन मैं अभी प्लेलिस्ट में जो अपने इस वीडियो को अपलोड करूँगा, तो उसको मैं नॉर्मल जो है प्लेलिस्ट है, जो लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी अपलोड करूँगा और स्टैट्यूटरी बॉडी में भी करूँगा। बट आप ध्यान देंगे ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इस वीडियो को मैं वहाँ अपलोड इसलिए करूँगा जिससे कि आप इस सीक्वेंस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीबीआई, सीवीसी, सीआईसी और अदर स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, सारी स्टैट्यूटरी बॉडी को वहाँ पे देख पाएँ। बट सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। आप इसको बार-बार ध्यान देके देखिए, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसी वजह से इस पे डिबेट भी है कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि ये और पावरफुल हो सके और इंडिपेंडेंस के साथ काम कर सके। कि ये कहीं न कहीं सीबीआई की कमी भी मानी जाती है कि इसको अभी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाया गया है, तो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस का इश्यू आता है। तो सीबीआई
पावर ड्राइव करती है डीएसपी एक्ट 1946 से, बट ये उसके अंदर नहीं आती है, जिसकी वजह से ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अर्लियर इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहले जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता था, लेकिन अब जो है ये इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस कम्स अंडर पीएमओ। अब ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर आता है पर्सोनल पब्लिक एंड पब्लिक ग्रीवांस के। और ये जो पब्लिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन की, ये आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में। तो आप ये ध्यान देंगे, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अब नहीं आता है, पहले आता था। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंदर आता है, जो कि फर्दर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पार्ट होता है। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। ध्यान देंगे, ये जो है सीबीआई जो है वो असिस्ट करती है, यानी कि सहयोग करती है सीवीसी का और लोकपाल का। आने वाले वीडियोस में हम सीवीसी और लोकपाल दोनों के बारे में देखेंगे। कन्विक्शन रेट जो है सीबीआई का वो लगभग लगभग 70% के आसपास है। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड है सीबीआई। जैसा कि आपको कभी भी अच्छी एजेंसी की बात आती है कि कौन सी एजेंसी है जो अच्छे से जांच कर पाएगी, तो कहीं न कहीं सबके दिमाग में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एक बुजुर्ग पर्सन हो, या फिर किसी को अगर जानकारी भी बहुत कम होती, फिर भी उसको सीबीआई के बारे में जानकारी होती है कि सीबीआई जो है बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कि अगर जो काम पुलिस नहीं कर पाती है तो कहीं न कहीं तुरंत दिमाग में आता है कि हम सीबीआई को दे देंगे। तो सीबीआई की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है। सीबीआई जो है रिकमेंडेड बाय संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है, एक्ट 1962 टू 64। तो सीबीआई जो है संथनम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड था। 1962 से 1964 तक इसने वर्क किया था। तो संथनम कमेटी याद रखेंगे, सीबीआई से रिलेटेड। कंपोजिशन की बात करी जाए तो सीबीआई में डायरेक्टर होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, डीआईजी भी पार्ट होता है, एसपी भी पार्ट होता है, तथा छोटे लेवल के ऑफिसर्स भी कहीं न कहीं सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग रोल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में थोड़ी-सी डिटेल हम देखेंगे। तो 2014 तक जो होता होता था, सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता था। दिल्ली स्पेशल प्लेसमेंट एक्ट के जो 1946 का था, उसके बेसिस पे जो है सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 2003 में डीएसपी एक्ट जो 1946 को रिवाइज़ किया गया, उसको जो है फिर से उसमें कुछ चेंजेज़ किए गए, और उसमें जो है रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विनीत नारायण केस में, आप ध्यान रखेंगे सीबीआई के जो डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो केस है विनीत नारायण केस, तो उसमें 2003 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि कमिटी होनी चाहिए जिसमें मेंबर हों सीवीसी के, सेक्रेटरीज़ हों होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पब्लिक ग्रीवांस से। वो रिकमेंड करेंगे, मतलब सेंड करेंगे रिकमेंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपॉइंट करेगी सीबीआई को डायरेक्टर को। तो ऐसा विनीत नारायण केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था 2003 में। लेकिन अभी जो इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम पे जो है कहीं न कहीं डायरेक्ट सीबीआई डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो 2014 में लोकपाल एक्ट के थ्रू जो है कमिटी बताई गई है, तो उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है सीबीआई डायरेक्टर का। तो इस टाइम पे जो लोकपाल एक्ट में जो 2014 के सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंट करने के कमिटी के बारे में बात करी गई है, तो उस अपॉइंटमेंट कमिटी में जो होगा डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के, उसमें प्रधानमंत्री होंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि अगर जितनी भी मतलब लोकसभा की सीटें हैं, उसका अगर 1/10 किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, तो यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन सकता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं बनता है, तो उस केस में लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, जो भी अपोजिशन की सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसका जो लीडर होता है, वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमिटी में होगा। तो प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि नॉमिनेट किए जाएँगे सीबीआई के द्वारा, वो होंगे इसमें कमिटी में, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा नहीं है, तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन होंगे। तो ये अपॉइंटमेंट कमिटी है, इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे क्योंकि आपको यही कमिटी इस टाइम पे याद करनी है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस कमिटी के रेफरेंस में ही सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और रही बात स्टाफ्स की, तो 500 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स हैं, 125 से ज़्यादा इनके पास फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, 250 से ज़्यादा इनके पास लॉ ऑफिसर्स हैं। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर 2 इयर्स बाय सीबीसी एक्ट 2003। तो बोल रहा है कि जो डायरेक्टर जो होता है सीबीआई का, उसको 2 साल का फिक्स टेन्योर दिया गया है। तो ये 2 साल का फिक्स टेन्योर दिया गया है, वो सीबीसी एक्ट 2003 के तहत दिया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एक्ट है 2003 का, उसके तहत सीबीआई डायरेक्टर को 2 साल का फिक्स टेन्योर दिया गया है, जिससे उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है। 2 ऑर्डिनेंस मतलब 2 अध्यादेश निकाला है, जिसमें उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि ये जो 2 साल का टेन्योर है सीबीआई डायरेक्टर का, उसको बढ़ा के वो 5 साल फिक्स कर सकती है कि सीबीआई का डायरेक्टर का जो टेन्योर है 2 साल का, जो कि सीबीसी एक्ट के थ्रू आया है, उसको 2 साल से बढ़ा के 5 साल वो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब हम डिविजन्स की बात करेंगे, तो जो भी हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं,
तो उसमें 7 डिवीजन्स हैं। तो 7 जो डिवीजन है वो कौन-कौन से हैं वो देखेंगे। तो पहला डिवीजन है एंटी करप्शन, जो करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। दूसरा डिवीजन है इकोनॉमिक ऑफेंसेस का। तीसरा जो डिवीजन है स्पेशल क्राइम का। चौथा जो है पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन का है, जो कि मतलब अलग जैसे इंटरपोल से कोऑर्डिनेट करेगा, तथा इंटरनेशनल क्राइम अगर कुछ है तो इंटरपोल से जो है सीबीआई कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये सारे जो रिलेटेड ऐसे वर्क्स हैं वो सीबीआई के डिवीजन में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो सीबीआई के डिवीजन में आएगा। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसको हम फिर उसके बाद फिर सेंट्रल फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी, ये जो 7 डिवीजन हैं ये सीबीआई के आते हैं। तो सातों डिवीजन आप ऐसे याद कर सकते हैं: एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी। तो ये सारे सातों डिवीजन जो हैं सीबीआई के हैं। अब इससे जो इम्पोर्टेंट है वो चैलेंजेस फेस बाय द सीबीआई। आप देखते होंगे कभी भी सीबीआई के केसेस आते हैं तो कहीं न कहीं सीबीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है। आप देखते होंगे हर दूसरे दिन सीबीआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैटर्स होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में सीबीआई को लेके टसल बनी रहती है। कुछ दिन पहले आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में सीबीआई से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चल रहे थे, महाराष्ट्र में भी सीबीआई से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज थे। स्टेट गवर्नमेंट जो है कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना इंगित करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजेंसीज़ का जो है दुरुपयोग कर रही है, तो हमेशा सीबीआई न्यूज़ में रहती है। इसलिए आपको सीबीआई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी से के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो भी रिलेटेड है और जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तथा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको एजेंसीज़ के बारे में, चाहे डिफेंस के एग्ज़ाम्स में, तो आप को सीबीआई के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम पे जो चैलेंजेज़ फेस किए जा रहे हैं सीबीआई के द्वारा, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं टसल बनी रहती है और जिसकी वजह से सीबीआई अपना काम सही से नहीं कर पाती है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। डिलेड इन्वेस्टिगेशन, ये इंटरफेरेंस की वजह से ही कहीं न कहीं सीबीआई के जो मैटर्स होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी डिलेड हो जाता है, जाँच करने में लेट होता है सीबीआई को, तो ये भी एक चैलेंज है। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्योंकि कुछ-कुछ केसेज़ में सीबीआई टाइम से जब रिपोर्ट नहीं कर पाती है और टाइम से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं लोगों में उनकी क्रेडिबिलिटी का जो है क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है, तो ये भी एक चैलेंज है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी की का कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लैक होता है, जैसा कि आपको पता होगा आरटीआई के अंदर सीबीआई जो है नहीं है, इनके जो वर्क्स होते हैं वो नहीं आते हैं, तो कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी लैक करती है, क्योंकि अगर आरटीआई के अंदर ही आती तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो पाती। तो अगला जो है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सोनल, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उसकी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा कमी है। सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है, टोटल कितने मेंबर इस टाइम पे सीबीआई में होने चाहिए, वो 7274 हैं, लेकिन अभी पे एक्चुअल जो है 6391 हैं। और जो इस टाइम पे खाली सीटें हैं सीबीआई में वो 883 सीटें हैं, जो कि फरवरी 2022 का डेटा है। तो कहीं न कहीं काफ़ी जो है शॉर्टेज है वहाँ पे सीबीआई में पर्सोनल्स का, जिसकी वजह से टाइम से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, तथा जो फंक्शंस हैं सही से परफॉर्म सीबीआई पूरी तरीके से कर पाने में थोड़ा कहीं न कहीं असमर्थ रहती है। लिमिटेड पावर्स हैं, क्योंकि ये अभी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं बनाई गई है। मैंने कई बार इसको आपको फोकस करके बोला है, सीबीआई अभी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यह केवल अपनी पावर जो होती है वो डिराइव करती है सीबीसी एक्ट से, और कुछ पावर्स ये डिराइव करती है अपनी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, तो ये जो है कहीं न कहीं चैलेंजेज़ में आ जाएगा। रही बात टाइप्स ऑफ क्राइम जो कि सीबीआई के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, तो उसकी, तो एंटी करप्शन रिलेटेड क्राइम्स जो होता है सीबीआई डील करता है। इकोनॉमिक क्राइम्स जो होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम होंगे वो सीबीआई हैंडल करेगा। तो इकोनॉमिक क्राइम्स में करेंसी नोट से रिलेटेड क्राइम आ जाएँगे, बैंक फ्रॉड से रिलेटेड जो होते हैं क्राइम आ जाएँगे, साइबर क्राइम्स आ जाएँगे, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड क्राइम्स आ जाएँगे, स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम आ जाएँगे, कल्चरल प्रॉपर्टी से और एंटिक्स जो होते हैं उनके स्मगलिंग से रिलेटेड जो क्राइम्स होंगे वो आ जाएँगे, और अदर जो भी कंट्राबैंड आइटम है जिसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक दूसरी कंट्री को, या फिर उस मतलब आइटम को इंपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा सामान जिसका आयात निर्यात नहीं किया जा सकता है, जो कि बैंड है, कंट्राबैंड आइटम्स जो हैं उसका स्मगलिंग अगर करते हैं तो इकोनॉमिक क्राइम्स में आ जाता है। और स्पेशल क्राइम जो इस टाइम के क्राइम्स हैं, यानी कि टेररिज्म हो गया, आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, क्राइम बाई माफियाज हो गए, किडनैपिंग फ्रॉम फॉर रैंसम हो गया कि फिरौती मांगने वाला क्राइम्स, तो ये सब स्पेशल क्राइम्स के अंदर आते हैं जिसको सीबीआई हैंडल करता है। और अब हम थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई जो होता है केवल यूनियन टेरिटरी के मैटर में सुओ मोटो केस ले सकता है, कि खुद से अगर उसको लगता है कि ये जो मैटर है पुलिस सही से हैंडल नहीं कर पा रही है, तो उसको सुओ मोटो, वो खुद से जो है सीबीआई जो खुद से है उस यूनियन टेरिटरी का केस ले सकता है। वो सुओ मोटो केस जो है किसी स्टेट का नहीं ले सकता है। और जब स्टेट्स के केस की बात करी जाएगी कि सीबीआई को स्टेट का केस कैसे मिलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट क्राइम इन अ स्टेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वो जो जो क्या वो सेंट्रल का गवर्नमेंट है, वो ऑथराइज़ करेगा सीबीआई को कि वो किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन उस टाइम पे उसको
कंसेंट लेना पड़ेगा उस स्टेट में। जैसे कि अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है, बाय चांस मान लेते हैं वेस्ट बंगाल का ही इश्यू, पश्चिम बंगाल का इश्यू देख लेते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को बोलेगा कि वो जाके पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ऐसा करने से पहले वो जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, उससे परमिशन लेगा, उसकी कंसेंट लेके ही ऐसा कर सकता है। तो इस बात को ध्यान देंगे। इसीलिए देखिए मैंने इसको अलग-अलग क्लास में कर रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑथराइज़ करेगा सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट करे स्टेट में। लेकिन वो ओनली विथ कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट। जब तक वो जो भी जिस स्टेट में इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता है, अगर उस स्टेट का परमिशन नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। लेकिन एक अदर केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑथराइज़ करते हैं सीबीआई को, ऑर्डर करते हैं सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट क्राइम करें। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करे सीबीआई, तो वो कहीं भी एनीवेयर इन द कंट्री कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। इस बात को आप बहुत ध्यान देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं सीबीआई को, तो वो पूरे देश में कहीं पे भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और उस टाइम पे उसमें किसी भी स्टेट की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑथराइज़ करता है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम को स्टेट में, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है जिस भी स्टेट में जो है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम को, तो वो किस पूरे कंट्री में कहीं पे भी कर सकते हैं और उस टाइम पे किसी भी कंसेंट की, किसी भी स्टेट की कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बीपीएससी के एग्जाम्स में तथा यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं घुमा फिरा के। और रही बात लास्ट में रिफॉर्म्स की, तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन है, सेकंड एआरसी इसको बोलते हैं, उसने सजेस्ट किया है कि a new law should be enacted to govern the working of सीबीआई to make it a statutory body and more powerful। तो जो सेकंड एआरसी चीज जो कि सबसे कमी है, जो सबसे बड़ी कमी मानी जाती है सीबीआई की, कि अभी उसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं प्राप्त है। वो कोई अभी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। वो पावर तो डिराइव करती है सीबीसी एक्ट 2003 से और दिल्ली स्पेशल पुलिसमेंट जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 से। लेकिन वो उसका खुद का कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है जिसमें वो आए, इसी वजह से वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसी वजह से कहीं न कहीं उसके जो है पूरी तरीके से पावर का यूज़ वो सही से नहीं कर पाती है तथा कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं। इसी वजह से सेकंड एआरसी का जो रिकमेंडेशन था कि उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलनी चाहिए तथा इसके लिए एक नया कानून बनाया जाना चाहिए अलग से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से सीबीआई के बारे में हमने छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त की है। आप सारी इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको सीबीआई समझ में आ जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में हम सीवीसी, सीआईसी इस सारे बॉडीज़ के बारे में देखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में देखेंगे, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखेंगे, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखेंगे तथा और स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ हैं, जो कि कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम्स में यूपीएससी, बीपीएससी में या फिर यूपीपीएस, पीसीएस में तथा अन्य स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको डील करेंगे। तथा आप से फिर से एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी हमने जो मैराथन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देखें। वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको तथा वो आप जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड करें। इवन अगर वो पॉलिटी से रिलेटेड नहीं भी हैं, तो भी उनको रिकमेंड करें क्योंकि उनको एक जानकारी प्राप्त होगी संविधान के बारे में। तो आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। Thank you so much for watching the video. Please like the video and subscribe the channel Polity Pado। बहुत-बहुत धन्यवाद।